प्रधानमंत्री जी या तो सिर्फ जवाब देने के टाइम में आए, और नहीं तो जब विपक्ष बोल रहा होगा तो सामने बैठ के सुने, और सामने बैठ के अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से जो अदानी साहब का नाम आएगा। अदानी साहब को जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेके जो तमाम घपले अदानी साहब के ने किए हैं वो सारा मसला आएगा। बैंकों का एनपीए भी आएगा। जो इतने लाख करोड़ का जो प्रधानमंत्री जी के जो कहते हैं कि नजदीकी जो कारपोरेट घराने हैं वो लेके गए हैं, या उनके जो मित्र लेके गए हैं, तो ये सारे मसले फिर उठेंगे। तो प्रधानमंत्री जी इस चीज को अवॉइड करना चाहते थे। अभी ये जो साल आपका गुजर रहा है, ये साल भाजपा के लिए शुरू से बहुत ही मुश्किल का रहा है। चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, एक के बाद एक धक्का लगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इधर जुलाई के महीने में जैसे कि मतलब व्यंग का बौछार करने का जो है वो रिकॉर्ड बना दिया है। राहुल गांधी जब भाषण देंगे, हमें राहुल गांधी के भाषण का बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है। हमें इस बात का इंतजार है कि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे होंगे तो सामने प्रधानमंत्री जी होंगे कि नहीं होंगे। क्या प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी क्षमता है कि कल राहुल गांधी का भाषण सुन सकें, और सुन सकेंगे तो मैं प्रधानमंत्री जी के चेहरे का भी अध्ययन करना चाहूंगा। अब जयराम रमेश ने जो है वो खुलेआम उसके ऊपर हमला किया है कि सांघी ग्रुप में भी 6 महीने पहले जो है छापा पड़ा था, और सांघी ग्रुप को मजबूर किया गया कि वो अपना जो है औने पौने में अडानी ग्रुप को बेच दें। आज राहुल गांधी की सदस्यता, संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव है संसद। क्या इससे टीम इंडिया अपोजिशन पार्टी उनका हौसला बढ़ेगा? राहुल गांधी की सदस्यता तो बहाल कर दी गई है, लेकिन राम शंकर कठेरिया बीजेपी के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी सदस्यता अभी नहीं गई। इस एपिसोड में इन तमाम पहलुओं पर बात करने वाला दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। 2 खास मेहमान हैं लगातार अम्बेडकर नामा पर, आप सुन रहे हैं। जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडवोकेट, और संजीव पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक। दोनों अपने खास मेहमान से इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ कि क्या है मायने राहुल गांधी की वापसी के, और थोड़ी सी टिप्पणी कठेरिया पर। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। सर जी सर, जेपी सर, आप ही से शुरू करता हूँ। जी देखिए, तो आज 10:30 बजे लोकसभा सचिवालय ने जारी कर दिया कि साहब इनकी सदस्यता बहाल की गई। जी क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया और चारों तरफ इस बात की आलोचना हो रही थी कि जब आपने 24 घंटे में उनकी सदस्यता से उनको मुक्त कर दिया था, तो आप जो है उनकी सदस्यता बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि क्या वो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस हो जाएगी तब उनकी सदस्यता बहाल होगी। लोकसभा सचिवालय ने कल बयान जारी करके कहा भी था कि सोमवार को इस पर डिसीजन होगा, क्योंकि शनिचर इतवार छुट्टी है। तो छुट्टी की आड़ में उन्होंने टाइम लिया, लेकिन आज 10:30 बजे बहाल कर दिया। और राहुल गांधी संसद में पहुंच भी गए, और काफी जो है इंडिया के जो उनका जो नया गठबंधन है जो 26 दलों का, उसके नेताओं ने उनका जो है खूब स्वागत भी किया। तो वो सदस्य बन गया, लेकिन अभी वो बंगला वगैरह जो उनका रिस्टोर होना बाकी है, अभी तक उस पर आदेश ताजा सूचनाओं के अनुसार तो नहीं जारी हुआ था। लेकिन सरकारी सूत्रों के हवाले से था कि उनका बंगला भी जल्दी ही रिस्टोर कर दिया जाएगा। जब वो संसद सदस्य हो गए तो फिर उनको मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उस पर रोक लगाने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। लेकिन अब इसके साथ ही फिर ये बात उठ रही है कि भाई 24 घंटे से अधिक हो गया रमाशंकर कठेरिया का मामला, और अभी तक उनकी सदस्यता जो है समाप्त नहीं हुई। तो मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है, लेकिन एक बात हो सकती थी कि राहुल गांधी में तो इन्होंने कर दिया, लेकिन रमाशंकर कठेरिया में कह सकते हैं साहब अभी हमको अदालत का आदेश नहीं मिला, क्योंकि आगरा की अदालत ने आदेश दिया है दंगे के मामले में। तो अब उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी जो आदेश की है, अगर वो पार्टी नहीं पहुंचाएंगी तो फिर वो जो है वो आपका क्या कहते हैं, राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भेजा जाएगा, या अदालत के जो है वो चूंकि ये अधीनस्थ अदालत है,
पीएम को वो है क्या कहते हैं एमपी और एमएलए वाली कोर्ट है, तो उसके पास वो वाला अधिकार नहीं कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कह दे तो वो अपने आदेश अधिकतम वो भिजवा देगी सरकार के पास, लीगल रिमेम्बरेंस के पास, और वहां से होते हुए जाएगा तो उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। ये एक जी कानूनी नवैयत है। लेकिन अब यहाँ तो बात ये है ना कि भाई राजनीति में तो अब ये स्थिति हो गई है कि कोई किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, एक आंख के बदले दूसरी आंख तत्काल चाहिए। तो जी आपने एक में ऐसा किया तो दूसरे में ऐसा किया, लेकिन उसकी जो वास्तविक जमीनी हकीकत है वो ये है कि भाई वहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वहां के से मिल भी गया, रजिस्ट्री से भी वो जा सकता है। यहाँ तो प्रिंसिपल थ्रू प्रॉपर चैनल जब तक नहीं पहुंचेगा या पार्टी ले जाके देख साहब पठेरिया की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, तो ये एक बहाना हो सकता है साहब अभी तक हमको वैधानिक रूप से मिला नहीं, इसलिए क्या है। और इसके पीछे एक और भी बात हो सकती है कि उनको मौका दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी सजा को स्थगित करा सके। हम्म। एक इसके पीछे ये भी एंगल हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी तो एक मानहानि के कंप्लेंट केस में, और वो भी जो है वो किस तरह उसको स्टे कराया गया, किस तरह उसका स्टे खारिज किया गया और दूरभिसंधि के तहत दंडित किए गए, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन यहाँ तो मामला शुद्ध रूप से दंगे फसाद का है, जिसमें हम्म। कठेरिया साहब को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है। आपको ऐसा ही मालूम होगा कि लोअर कोर्ट से सजा मिलना या सजा पाना वहां प्रमाणित करना कि हाँ इन्होंने अपराध किया है अमुक व्यक्ति ने, इतना कठिन है। ऐसे में इनका सजा पाना निश्चित रूप से कुछ ज्यादा ही गंभीर मामला रहा होगा जब एमपी एमएलए कोर्ट के जज साहब ने इनको सजा दी होगी। लेकिन अब ये है कि ये तो बहाना है ही है ना कि साहब अभी तक जो है पहुंचा नहीं आदेश, जब पहुंचेगा तो हम उस पर विचारण करके तब हम बताएंगे। लेकिन इसकी जी आड़ में न पहुंचने के ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में सरकार भी तो बीजेपी की है। वहां के चीफ सेक्रेटरी जब मिलेगा, भेजेंगे केंद्र को, वहां लोकसभा को नहीं भेजेंगे, देर करेंगे, ये सब बहुत से फैक्टर्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं। आप जानते हैं कि कानूनी इफ्स एंड बट्स के आड़ में कितना जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो होता है, आपको बता जी जी। खेल होता है। जी जी। संजीव जी, क्या बीजेपी जी को झटका लगा है राहुल गांधी की वापसी से? डेफिनेटली अगर प्रेशर ना पड़ा होता सोशल मीडिया का, और जिस ढंग से लगातार कांग्रेस भी बड़ी इस बार हमलावर थी, और जिस ढंग से अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे घटनाक्रम को बताया, और ओम बिरला का जो व्यवहार था उसका लाइव एक तरह से उन्होंने बताया कि जब मैंने फोन किया, जब उनसे टाइम मांगा, फिर लोकसभा सेक्रेटरिएट में जो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी से टाइम मांगा, तो जिस ढंग से टालने मटोलने की जो एक रणनीति थी लोकसभा सेक्रेटरिएट की तरफ से या लोकसभा स्पीकर की तरफ से, तो उसको जिस ढंग से उन्होंने नरेट किया था तो ऑटोमेटिक है, और जिस ढंग से मीडिया में मुख्य धारा की मीडिया ने भी इसको उठाया, सोशल मीडिया पे भी प्रेशर पड़ा, तो ओम बिरला के ऊपर पहले से ही तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनकी निष्पक्षता को लेकर, तो वो एकाएक प्रेशर को ओम बिरला झेल नहीं पाए, और उन्होंने शायद कहा होगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो प्रेशर होगा, क्योंकि देखिए ओम बिरला पार्टी में काफी, अगर पार्टी के तमाम नेताओं को देखा जाए तो वो लोकसभा के स्पीकर के पद के लिए जूनियर माने जाते हैं, और उनको अगर लोकसभा के स्पीकर इसलिए बिठाया गया था कि वो जो है प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जो भी कहें उनके इशारे पे चले, वो एक पार्टी की कार्यकर्ता की तरह वहां काम करें, एक संवैधानिक संस्था की मुखिया की तरह काम न करें, उनको पहले से ही निर्देश है। और जिस ढंग से उनका व्यवहार देखा जा रहा है, जिस ढंग से उन पे एलिगेशन तमाम लगे थे कि वो अपोजिशन के जो लोग बोलते थे तो माइक को म्यूट कर देते थे, तो ये जो तमाम आरोपों के बाद ओम बिरला के लिए अब थोड़ा सा प्रेशर झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अल्टीमेट उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि कल को सरकार बदली तो तमाम हमारे ऊपर भी जांच एजेंसियां लग सकती हैं, हमारी भी इंक्वायरियां खुल सकती हैं तमाम जगह, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब ये कई भी सत्ता पक्ष के लोग जो है वो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक होने का दिखावा भी करेंगे आने वाले टाइमों में। और उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी, उनको बंगला का भी आवंटन कर हो जाएगा। लेकिन अब मजा तब आएगा जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री जी होंगे और इधर राहुल गांधी आमने सामने होंगे, और उस दौरान प्रधानमंत्री जी आशा करेंगे कि राहुल गांधी कोई अदानी का फोटो लेके ना आए, गौतम अदानी का उनके साथ फोटो लेके ना आए। प्रधानमंत्री जी इसमें बड़े कंफर्टेबल नहीं रहते और बड़े परेशान हो जाते हैं, और चूंकि अभी गौतम अदानी का फोटो लाने का फिर मौका मिल सकता है राहुल गांधी को, क्योंकि 2 दिन पहले ही सांघी इंडस्ट्री जो एक देश की उद्योग थे उसको अदानी ने अधिग्रहण किया है, और उस अधिग्रहण में बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने खासम खास दोस्त को
ये जांच एजेंसियों के दबाव डालकर उसका अधिग्रहण करवाया, क्योंकि उस सांगी इंडस्ट्री में इनकम टैक्स का छापा डलवाया गया। उसका इनकम टैक्स के छापे के बाद वो सांगी इंडस्ट्री का अधिग्रहण जो हुआ वो अदानी के नेतृत्व वाली जो अंबुजा सीमेंट ने उसका कर लिया। तो अभी जो कांग्रेस जो एक लगातार अदानी के खिलाफ कैंपेन जो चला रही है, उस कैंपेन में भी तात्कालिक एक नया मामला जुड़ गया है कि जांच एजेंसियों की मदद से अदानी ने एक इंडस्ट्री को अधिग्रहित किया है। तो ये मसला लोकसभा के इस पटल पे उठने की संभावना राहुल गांधी के आने के बाद ज्यादा हो सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से राहुल गांधी बहुत जो है अब बड़ा नाम हो चुके हैं। भारत यात्रा निकालने के बाद जिसको पप्पू बोलते थे, अब वो पप्पू तो है नहीं, ये इनको समझ में आ गया। तो ये प्रधानमंत्री जी अब इस बात को कैसे सोच रहे होंगे कि कैसे ये इस सारे मसले को डिफ्यूज किया जाए। और या तो प्रधानमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आए नहीं, सामने ना आए, लेकिन अब इसका क्या संवैधानिक प्रोविजन है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री को रहना होता है कि न रहना होता है। अभी तक तो जो अखबारों में आ रहा है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी को वहां रहना ही पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना ही पड़ेगा। तो जब प्रधानमंत्री जी या तो सिर्फ जवाब देने के टाइम में आए, और नहीं तो जब विपक्ष बोल रहा होगा तो सामने बैठ के सुने, और सामने बैठ के अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से जो अदानी साहब का नाम आएगा। अदानी साहब को जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से लेके जो तमाम घपले अदानी साहब के ने किए हैं वो सारा मसला आएगा। बैंकों का एनपीए भी आएगा, जो इतने लाख करोड़ का जो प्रधानमंत्री जी के जो कहते हैं कि नजदीकी जो कारपोरेट घराने हैं वो लेके गए हैं या उनके जो मित्र लेके गए हैं, तो ये सारे मसले फिर उठेंगे। तो प्रधानमंत्री जी इस चीज को अवॉइड करना चाहते थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी या इस देश की जो बीजेपी की जो सरकार है वो इनफैक्ट पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। वो पार्लियामेंट को एज ए अपनी तरह से एजुकेटिव ऑर्डर से ही चलाना चाहती है कि अध्यादेश से चले, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को कोई जवाब देना ना पड़े, पार्लियामेंट स्थगित ही रहे, हंगामा चलता रहे। ये बीजेपी को सूट करता है, क्योंकि जब उसमें बहस होगी और तमाम चीजें जब डिस्कशन शुरू हो जाएगा तो बहुत सारी बातें सामने आएगी। लेकिन आप देखे होंगे 2019 के बाद जो ये पार्लियामेंट का जो पूरा का पूरा सेशन का अगर आप विवेचना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट में बैठक बहुत कम हो रही है। ऑन एवरेज कल परसों ही मैंने देखा है, जो डाटा आया है कि ऑन एवरेज 50 से 55 दिन जो है साल में पार्लियामेंट की बैठक हुई है, और जो एवरेज जो था 1970 तक 120 या 25 दिन था, और उसके बाद 1970 के बाद ऑन एवरेज 110 दिन था। वो अब घट के 50 से 55 दिन आ गया है 2019 में। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही जबरदस्त लोकतांत्रिक उपलब्धि है कि पार्लियामेंट की बैठक ही नहीं हो रही है। पार्लियामेंट में सांसद है, सांसदों को दिल्ली में घर है, सांसदों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि आप दिल्ली में आइए तो बैठक की छोड़िए, आप आनंद कीजिए, ऐश लीजिए, मौज कीजिए, सारे बेनिफिट्स लीजिए, सारे जितने भी जो भत्ते हैं सब लीजिए, पार्लियामेंट के बैठक में आकर कोई बहस नहीं कीजिए। ये सरकार को कंफर्ट जोन नहीं देता है। तो ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक नई परंपरा शुरू करी है, वो खुद पार्लियामेंट में आकर जवाब भी नहीं देते। वो भी 2019 के बाद आंकड़े आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद आकर जवाब नहीं देते किसी भी चीज का। उनकी तरफ से कोई भी आके गृह मंत्री जी जवाब दे देते हैं, और प्रधानमंत्री के तरफ से प्रधानमंत्री सचिवालय की तरफ से जवाब आ जाता है, कोई और मंत्री पढ़ देता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक नई लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी है, नई लोकतंत्र की परंपरा बनाई है, भारतीय संसद का जो एक नया एक वो किया है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का आना अब उनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। मॉनसून सेशन में ही फेस करना नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जी जेपी सर, भाषण तो नरेंद्र मोदी साहब बहुत देते हैं, गोल मोल लच्छेदार भाषण तो बहुत देते हैं, मतलब कंटेंट नहीं होता है लेकिन शब्दों की बाजीगरी होती है। जिनको पप्पू पप्पू बुला रहे थे, पप्पू भारी पड़ गए। ये तो इनके राजनीतिक काका अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी कहा जाता है कि उनकी बातों में लच्छेदार शब्दों का और जनता को खुश करके हंसाने का जो है तत्व शामिल होता था। अब लेकिन जो जॉर्ज फर्नांडिस, मधुली में जिस तरह आंकड़े से जो है वो और नारायण दत्त तिवारी जो है वो अपने व्याख्यान देते थे या भाषण देते थे, उनमें और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण में ये जमीनी अंतर था। वो कभी नहीं कहते थे बनारस में जाके कि ये जो है शिव की भूमि है, वो कभी नहीं प्रयागराज में आके कहते थे कि ये प्रयागराज संगम त्रिवेणी की भूमि है या महर्षि भारद्वाज की भूमि है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ जाते थे वहीं की भूमि का वर्णन, ये जो है संगम की भूमि है, गंगा यमुना की भूमि है, इस तरह के भाषण बोल देते थे।
तो वो प्रधानमंत्री जी उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो क्या आंकड़े देंगे? और आंकड़े भी जब आपके पक्ष में हो तब देंगे ना, जब आंकड़े आपके विपक्ष में है तो आप सत्ता में रह के क्या आंकड़े देंगे? बात जी यहाँ ये नहीं, बात एक लेटेस्ट खबर सुन लीजिए। आगरा के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने राम शंकर कठेरिया की सजा को स्थगित कर दिया है। वहां की अच्छा। एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 साल पुराने मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई थी। आईपीसी की धारा 147 दंगा और 323 जानबूझकर चोट पहुंचाने के तहत सांसद को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कठेरिया पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन आगरा जिला जज की कोर्ट में सांसद ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिला जज की ओर से मामले की सुनवाई के बाद सजा पर रोक लगाने का ऐलान किया गया, इसलिए अब इनकी सदस्यता पर जो खतरा था वो टल गया। अगर वो 24 घंटे में आदेश हुआ होता तो भले इसके पहले वो एक ही दिन के लिए संसद सदस्यता से मुक्त होते हो जाते, फिर इस आदेश के बाद बहाल हो जाते। राहुल गांधी भी डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गए थे वहां गुजरात में, सूरत की कोर्ट में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने भी कोई रिलीफ नहीं दी। तो उसके बाद हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दी, और तो 66 दिन तक मामले को फैसले के रूप में लटकाए रखा, और ये भी नहीं लिखा कि आखिर अधिकतम सजा क्यों दी गई। ये तो मान ली 2 ही दिन में जो है वो कुछ वहां उन्होंने जब सजा मिली तो उसके बाद इनके वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कर दिया, वहां सुनवाई हुई, स्टे मिल गया। अब स्टे मिल गया तो जब तक डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से ये स्टे खारिज नहीं होगा तब तक उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी। और साल ही भर बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस मामले में स्टे खारिज होगा, उनकी संसद सदस्यता जाएगी। तो इसलिए एक ये लेटेस्ट खबर है आपके माध्यम से, अभी कहीं अभी तत्काल की खबर है कि मतलब इनका स्टे हो गया है, इसलिए इनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी रमाशंकर कठेरिया। एक जी बात है सर, चूंकि आप वकील भी हैं, तो जो राहुल गांधी पे जो आरोप लगे थे उससे ज्यादा गंभीर आरोप तो रामशंकर कठेरिया पे लगे, क्रिमिनल एक्टिविटी का मामला था। तो राहुल गांधी के हाई कोर्ट तक रिलीफ नहीं मिला, इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाते उनको रिलीफ मिल गया। हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे आप? ये तो जो विवेकाधीन अधिकार है इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि किसको रिलीफ मिलेगा रिलीफ नहीं मिलेगा। जो डिस्क्रिशनरी पावर है जज साहब लोगों को, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट में तो एक नया जुमला आ गया है राष्ट्रहित। तो राष्ट्रहित में आप अपने द्वारा अवैध घोषित आदेश को के बावजूद जो है किसी को जो है वो अवैध रूप से कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। तो जो विवेकाधीन अधिकार है उस अधिकार को आप क्या कहेंगे? जज साहब को लगा हुआ भाई स्टे करने लायक, उन्होंने स्टे कर दिया। आपके गुजरात के जज साहब को नहीं लगा होगा स्टे करने लायक नहीं, तो उन्होंने स्टे नहीं कर दिया। अब इसमें आप पॉलिटिकल एंगल ढूंढिए, फंडामेंटली उनका एंगल ढूंढिए, जो भी एंगल ढूंढिए, अभी तो डिस्कशनरी पावर है, कोई जो है इस पर जो स्थापित सिद्धांत नहीं है। स्टे हो जाता सुप्रीम कोर्ट से, राहुल का स्टे हुआ तो उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक आने की जरूरत नहीं पड़ी। जी संजीव जी, कि सोशल मीडिया के जमाने में बहुत कुछ छुपता नहीं है, और क्या डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कौन कैसे कर रहा है ये भी नहीं छुपता है। पब्लिक के स्क्रूटनी में सब कुछ रहता है एकदम। ये नहीं दिख रहा है कि एक तरह का उन पे गंभीर आरोप था तब भी उनको वहां से स्टे मिल गया। राहुल गांधी पे वो गंभीर आरोप नहीं थे लेकिन स्टे नहीं मिला। देखिए, वोट मैं बैंक की दो बात पॉलिटिक्स, मैं वोट मैं बैंक। नहीं, मैं एक बात बड़ा इस पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से जो 3 साल के नीचे की जो सजा होती है उसमें स्टे मिलता ही मिलता है। आप मैक्सिमम केसों में देखिए, राहुल गांधी एक अपवाद थे जिनको 2 साल की सजा में सेशन कोर्ट से स्टे नहीं मिला। इसमें विचार विमर्श हो सकता है कि आखिर वो 2 साल के सजा में क्यों नहीं स्टे मिला। सामान्य रूप से आप देखिएगा 90% केसों में जो 3 साल से नीचे की सजा होती है, 99% केसों में सेशन कोर्ट से स्टे मिलता मिलता है। पहली बात तो राहुल गांधी को स्टे क्यों नहीं मिला, ये एक सवाल, एक इंपॉर्टेंट विषय है जिसपे डिबेट होना चाहिए और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन भी उठाया निचली अदालतों के फैसले पे। तो ये मसला है। लेकिन जुडिशियल ऑर्डर के से अलग जरा सा जाइए एक सेकंड के लिए कि लक्षद्वीप के एक सांसद महोदय का सदस्यता चली गई सिर्फ इसलिए कि लक्षद्वीप के कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा करी थी। देखिए, रमाशंकर कठेरिया को सिर्फ 2 साल की सजा थी, 2 साल या 3 साल, जितने की भी सजा हो, 2 साल की है, 3 साल की थी। लक्षद्वीप के सांसद को ज्यादा सजा थी, उनका जो है सदस्यता चली गई, लोकसभा सदस्यता।
लेकिन जब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया उनके कन्विक्शन को, उसके बावजूद लोकसभा के स्पीकर ने उनको बहाल नहीं किया। अब यहां पे देखिए कि जुडिशरी, जब जहां पे जुडिशरी के फैसले को भी लोकसभा स्पीकर मान नहीं रहे थे, ये वो तब माने लोकसभा स्पीकर इस फैसले को तब जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जिस दिन जवाब देना था या जिस दिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही थी, उस दिन उनकी सदस्यता बहाल हुई। तो मसला ये है कि जुडिशियल ऑर्डर को जहां इन्हें मानना है वो मान लेंगे, जहां इन्होंने नहीं मानना है वो नहीं मानेंगे। तो राहुल गांधी के मसले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, इनको पता था अगर ये शायद हाई कोर्ट का स्टे होता, निचली अदालत का स्टे होता, तो राहुल गांधी को अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता। लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ही स्टे हुआ था और इनको पता था कि अगर 10 दिन भी लगा दिए, 5 दिन भी लगा दिए, तो एक तो जमीन पे पॉलिटिकल इशू बनेगा और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हमारी फजीयत होगी और फजीयत के बाद फिर हमें अगले दिन बहाल करना पड़ेगा। तो इन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिकली डिस्कस करके राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी, मेरा ये मानना है। और बाकी जहां तक ये जो अभी एक जो बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी लक्ष्यधार भाषण देते हैं, तो मैं उसमें एक बात करना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी लक्ष्यधार भाषण नहीं देते, प्रधानमंत्री जी भाषण के साथ साथ आंकड़ों में भी बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आंकड़ों में बात करते थे कि नहीं करते थे मुझे नहीं पता, भाषण तो हाँ, लेकिन वाक पटुता उनकी बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी आंकड़ों में बात करते हैं। जैसे कहते हैं कि अमेरिका में थे तो उन्होंने बोला था कि हर दूसरे दिन एक कॉलेज भारत में खुल रहा है, ये आंकड़े है ना। अब आंकड़े हैं, और देखिए अमेरिका के जैसे देश में भी जो साइंटिस्ट है, सोशल जो साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो भी सोचेंगे भारत का कितना तेज विकास हो रहा है कि हर दूसरे दिन एक कॉलेज खुल रहा है, हर 10वें दिन एक यूनिवर्सिटी खोल रहा है। एक यूनिवर्सिटी को खोलने में नियर अबाउट हमारे हिसाब से 4,000 करोड़ रुपया तो चाहिए। शुरुआती दौर में एक यूनिवर्सिटी खोलते हुए 200, 300, 400 करोड़ रुपया चाहिए होता है। एक कॉलेज खोलते हुए 15 से 20 करोड़ रुपया तो चाहिए ही होता है। तो देखिए कि हर दूसरे दिन वो उल्टा है 10 साल के शासनकाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भी कॉलेज नहीं खुला है। तो मैं तो वही कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आंकड़ों के साथ बात करते हैं, आंकड़ों का काउंटर भी विपक्ष नहीं कर पाता। अब देखिए इतना कुछ होने के बावजूद अब प्रधानमंत्री के कुछ समर्थक हमें मिल गए, कहते हैं 100 एम्स खोला प्रधानमंत्री जी ने, 100 एम्स। मैं हैरान हो गया, 100 एम्स तो मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा था, कहे 100 एम्स खोल दिया पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने भी शायद कहीं बोला होगा कि 100 एम्स मैंने खोल दिया। फिर मैंने उनके समर्थकों को कहा कि भैया 100 एम्स खोला, लेकिन मुझे चलो हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि 100 एम्स प्रधानमंत्री जी ने खोल दिया, भारत सरकार ने। लेकिन जब इलाज कराने की बात आती है या वो करने की बात आती है तो सारे भाजपा के मंत्री का नोट नेहरू जी वाले एम्स में पहुंच जाते हैं। वो प्रधानमंत्री जी वाला एम्स किधर है, जरा वो तो हमें दिखाओ, वो कहाँ बना हुआ है जहां पे जाके इलाज कराए, हम लोग भी चले जाए। बीमार तो हम लोग भी पड़ते हैं, हमारे कुछ यार दोस्त भी बीमार रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी को करना पड़ता है। तो हमें तो 2 ही जगह नजर आता है, वो दोनों नेहरू जी के बनाए हुए संस्थान है। एक दिल चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ है जहां हम लोग किसी मरीज को रेफर करते हैं, एक दिल्ली एम्स है जहां पे हम लोग मरीज को रेफर करते हैं, चले जाओ, दोनों नेहरू जी ने बनाए हैं। तो 100 एम्स कहां बना, ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आंकड़ों के साथ हर कुछ बोलते हैं। जैसे उन्होंने बहुत आंकड़ों के साथ बोला कि एनपीए घट गया देश का, बैंक के सारे एनपीए खत्म हो गए। ये मनमोहन सिंह का राज नहीं है कि देश में एनपीओ बढ़ गया और कर्ज डूब गया देश का, सारे एनपीए आप देख लीजिए डाटा के साथ खत्म हो गया। अब प्रधानमंत्री जी की बात में सच्चाई है, एनपीए वाकई में नीचे आ गया है। वो क्यों आ गया, कोई एनपीए के अकाउंट से 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ रुपया डाल दिया दूसरे बट्टा खाते में, तो बैंक का अकाउंट साफ हो गया। अब वो लोगों को बता रहे हैं आंकड़े के साथ कि देखो ये 10 लाख करोड़ रुपया कहाँ है, कहाँ सारा लोन एक भी नहीं है, बैंकों का घाटा देखिए कितना कम हो गया। अब जनता को क्या पता चला कि 10 लाख करोड़ तो उधर बट्टा खाता में एक साइड में डाल दिया, वो शायद अब कभी नहीं आएगा। उसका एनपीए में रहते हुए तो फिर भी बैंकों का प्रेशर रहता है, वो पकड़ते हैं, कुछ लाते हैं। बट्टा खाता का डालने का मतलब है कि बैंक ने, सरकार ने मान लिया कि अब नहीं आएगा। अभी किसी को क्या पता है कि रिजर्व बैंक ने चिट्ठी डाल दी, अरे भाई जितने चोर लुटेरे जितने भी बैंकों के सबको बुलाओ, उनको हाथ जोड़ो, लुटेरों को हाथ जोड़ो। आप 50 रुपया 100 रुपया के भ्रष्टाचार कीजिए तो विजिलेंस ब्यूरो वाले आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हो रहा है कि हजारों करोड़ के लुटेरों को कहा जा रहा है कि उनको बुलाइए, उनको चाय पिलाइए, उनको खाना खिलाइए, उनको 5 स्टार में रोकिए, जितना देते हैं वो ले लीजिए और उसके बाद उनको एक गारंटी भी दे दीजिए कि तू बहुत अच्छे लोनी हो, तूने बड़ा टाइम पे कर्जा वापस कर दिया, तुमको 12 महीने बाद आओ, जितना चाहोगे और दे देंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी के ये आंकड़ों का कमाल है और इस आंकड़ों को सारे देश की जनता सुन रही है
और अटल बिहारी वाजपेयी से यही उनका अंतर दिखता है कि आंकड़ों को बहुत तथ्यों के साथ प्रधानमंत्री जी पेश करते हैं। तथ्य कोट अनकोट। जेपी हाँ, सर, चलते चलते राहुल गांधी की वापसी से जो ओपोजिशन है उसका कॉन्फिडेंस, ओपोजिशन यानी इंडिया, उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन किस तरह का माहौल होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई? क्या ओपोजिशन के सांसदों की चेकिंग होगी कि कोई फोटो वोटो लेके तो देखिए नहीं जा रहा है? देखिए सर, वो क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कल 12 बजे टाइम फिक्स हो गया कि विश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी बोलेंगे। हम्म। अब कल 12 बजे जब वो बोलेंगे तो लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए वो कहाँ कहाँ से प्रसारित होगी, कितने लोग देश भर के देखेंगे, इसी से पता चल जाएगा कि लोगों को जो है राहुल गांधी के बोलने में कितना इंटरेस्ट है, कितना नहीं है। अब वो कहते हैं ना कि मूल मुलाते ओले पड़े। राहुल गांधी ने आज सदस्यता ली और कल 12 बजे विश्वास प्रस्ताव पर बहस में वो बोलेंगे। तो अब आप कल का बोलने का इंतजार कीजिए कि राहुल गांधी जब बोलेंगे तो, चूंकि इस बीच में चूंकि मणिपुर से लेके सब जगह गए और आए हैं वो, तो अब देखिए क्या बोलते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उसका क्या जवाब देते हैं। तो और सवाल है कि दूरदर्शन वो संसद टीवी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, कहीं टेक्निकल एरर ना हो जाए? हाँ हाँ, और भी टीवी पहले दिखाते थे, पता नहीं दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे विश्वास प्रस्ताव पर बहस। इसके अलावा आज कुछ भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया कि संसद में मनोरंजन वापस आ गया है वगैरह। वो बाहर ही बोला, संसद में भी बोला। उसके लेके अधीर रंजन चौधरी ने जो है लोकसभा अध्यक्ष को आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि संसद के भीतर जो बोला गया है उसको आप जो है इसमें हटाने का आदेश दें। सवाल ये बात है कि राहुल गांधी के आने से फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और कल अब राहुल गांधी बोलेंगे भी 12 बजे। मनोरंजन मनोरंजन पे एक हाँ लाइन आ गया, भाजपा हाँ टीम में तो खेसारी लाल है, फिर कौन हाँ, जयकिशन है, फिर स्मृति ईरानी है, सब तो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं तमाम। जी जी मनोरंजन जी। तो वहाँ, टीम मनोरंजन वहाँ ज्यादा है। हाँ नहीं, कहा निशिकांत ठाकुर ने, वो जरा सा बड़ बोले हैं और कुछ भी कहते हैं, तो उस पर अधीर रंजन चौधरी ने आपत्ति जताई, उनसे कहा भी। बाकी अब जो राहुल गांधी की सदस्यता गई थी वो भी जो है उन्होंने उससे एक दिन पहले संसद में बोला था। और अब आज सदस्यता बहाल हुई और कल फिर संसद में बोलेंगे, तो वो भी बात बड़ी नागवार गुजरी थी। प्रधानमंत्री को उसमें सीधे सीधे अडानी जी पर अटैक था। कल तो विश्वास प्रस्ताव ही है। और राहुल गांधी पैसे पहले भी कहते रहे हैं। अभी सांघी ग्रुप वाला जो संजीव भाई ने कहा, सीमेंट वाला, उस पर तो बाकायदे कांग्रेस ने जो है वो, जयराम रमेश ने जो है वो खुलेआम उसके ऊपर हमला किया है कि सांघी ग्रुप में भी 6 महीने पहले जो है छापा पड़ा था और सांघी ग्रुप को मजबूर किया गया कि वो अपना जो है औने पौने में अडानी ग्रुप को बेच दें। तो इस तरह की सब चीजें हैं। अभी इन्होंने जो आपका लैपटॉप वगैरह प्रतिबंध लगाया, तो उसमें भी है कि इधर जो है वो अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप ने लैपटॉप जो है बाजार में उतारा, तो उधर जो है बिक्री नहीं हो रही थी, तो उधर जो है वो क्या कहते हैं उस पर रोक लग गई है। हालांकि अभी कह रहे हैं कि 3-4 महीने जो कंसाइनमेंट आ रहा है वो आ जाएगा, उसके बाद नया ऑर्डर के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस कैसे मिलेगा ये आप सब लोग जानते हैं, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मूल मुलाजे कल तो ओले पड़ेंगे। 12 बजे राहुल गांधी का जो है वो होगा, और जिस तरह की वो मुद्रा उनकी है और जिस तरह का उनका आक्रामक रवैया है, बहुत ही सरकार के लिए हार्ड हिटिंग होगा, जिसको सरकार को पचाना मुश्किल होगा। इसलिए देखिए अब देखने को मिलता है कि नहीं। चलिए, शुक्रिया आपका। तो पूरा मनोरंजन टीम, निरहुआ, रवि किशन, हाँ, तमाम लोग उधर, शायद खेसारी लाल नहीं है, माफ कीजिए, निरहुआ है। जी जी संजीव जी। मनोज मनोज तिवारी भी है। मनोज तिवारी। हाँ, मनोज तिवारी। देखिए, राहुल गांधी कल जब आएंगे 12 बजे, तो हम इस बात का इंतजार भाई साहब, करेंगे कि भाई साहब, राहुल, हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी का नाम क्यों भूल रहे हैं? हाँ हाँ, वो आपके लिए छोड़ दिया था कि आप बोलें कुछ ना। जी जी देखिए, संजीव भाई बोलिए। राहुल गांधी जब भाषण देंगे, हमें राहुल गांधी के भाषण का बहुत ज्यादा इंतजार नहीं है। हमें इस बात का इंतजार है कि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे होंगे तो सामने प्रधानमंत्री जी होंगे कि नहीं होंगे। क्या प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी क्षमता है कि कल राहुल गांधी का भाषण सुन सकें? और सुन सकेंगे तो मैं प्रधानमंत्री जी के चेहरे का भी अध्ययन करना चाहूंगा। कल मैं भी सुनूंगा, लेकिन तब सुनूंगा जब प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री ना हो तो फिर कोई मजा नहीं है। और मैं देखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कितना जो है हिम्मती है
और अगर हिम्मत अगर कल नहीं हुए तो मैं तो ये समझूंगा कि राहुल गांधी के डर से वो चले गए लोकसभा के अंदर। तो मैं तो कल प्रधानमंत्री जी का इंतजार करूंगा कि राहुल गांधी के भाषण जब होगा तो आएंगे कि नहीं आएंगे संसद के अंदर। जी, हम दोनों स्थिति में राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे, क्योंकि हम लोग को विश्लेषण भी करना है। जी जेपी सर। देखिए सर, वो तो बात अपनी जगह पर है, लेकिन अभी ये जो जो साल आपका गुजर रहा है, ये साल भाजपा के लिए शुरू से बहुत ही मुश्किल का रहा है। चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, एक के बाद एक धक्का लगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इधर जुलाई के महीने में जैसे कि मतलब व्यंग का बौछार करने का जो है वो रिकॉर्ड बना दिया है। क्या बात। यहाँ तक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब आप तब तक कमेटी बनाते रहेंगे जब तक मन माफिक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक के बाद एक दूसरी कमेटी बनाएंगे, तीसरी कमेटी बनाएंगे, जब तक आपके मन माफिक निर्णय नहीं आता है। इस तरह की सब टिप्पणियां हो रही हैं। इसके अलावा जी मान लिया कि उन्होंने ईडी के डायरेक्टर को अवैध के बावजूद राष्ट्र हित के नाम में कि सरकार को बड़ा नुकसान होगा, देश को बड़ा नुकसान होगा, बढ़ा दिया हो कार्यकाल। लेकिन जितना लपेटा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कि क्या देश भर में यही एक आदमी है, आपके पास और कोई दूसरा आदमी नहीं है, अगर इस एक आदमी को कुछ हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा। तो इस तरह इतना लपेटा, ये लगातार जो है वो क्या कहते हैं शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। अभी आपके राहुल गांधी के मामले में भी आपके सॉलिसिटर जनरल का एक प्रकार से कहना है कि गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ मान्यवर कुछ न कहिए वरना बड़ी खराब इमेज होगी, हौसला होगा। तो सॉलिसिटर जनरल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक प्रकार सरकार ही नहीं चाहती कि ये हो कि सरकार के कारण गुजरात हाई कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। मतलब सरकार से गुजरात हाई कोर्ट की दुराभिसंधि है, प्रकरणांतर से उसे ये संदेश निकल रहा। तो ये भी एक शर्मिंदगी का बायस है। तो इसलिए और फिर इन सब चीजों को देखते हुए हमने तो इस बार जो आपका जनवरी से लेके अभी तक जो फोटो अखबार में छपती है, उसमें कभी भी प्रधानमंत्री को हंसते हुए नहीं देखा। चेहरा हमेशा प्रधानमंत्री का इधर जो है 56 इंच के हिसाब से 56 इंच डाउन चल रहा है। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कल प्रधानमंत्री जी वहां बैठ के 56 इंच को 132 इंच के जो है एंगल से डाउन करके जो है राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। जी चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। और दोस्तों, आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब, संजीव पांडे साहब हैं, इनको सुनिए लगातार और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कल राहुल गांधी के संसद में भाषण की समीक्षा आप अम्बेडकरनामा पर जरूर सुनेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।